मैं इधर यह बात भी बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिर्फ इंटरफेरेंस और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिर्फ इसी फिनोमेना पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पर कभी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपीयर नहीं होता। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पर आपसे हमेशा कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस अवश्य पूछे जा सकते हैं, एंड दैट टू ओनली इन बोर्ड एग्जामिनेशन, नॉट इन आईआईटी जेईई। इसीलिए व्हाट आई विश इज कि अब आप, जब मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा दिया है, इंटरफेरेंस सिखा दिया है, तो पहले अब आप फोकस करें मेरे द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स पर, उनको कर लें। मैं आज के लेक्चर के बाद जो परसों लेक्चर ले रहा हूं, उस लेक्चर में मैं पहले डिस्कशन कराऊंगा। डिस्कशन में आपके डाउट्स पहले सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को कंटिन्यूटी में ही करते हुए उसको फिनिश करूंगा। उसको मैं बाद के लिए नहीं रखूंगा, जस्ट बिकॉज की बोर्ड एग्जामिनेशन में उस पर से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, अब जो अगला आर्टिकल मैं समझा रहा हूं, जैसे हमने जब रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने लिखा था। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ तो हमने लिखा था, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। और दूसरे लॉ में हमने सीधा सीधा लिख दिया था, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। हमने यह बात कह दी थी, इफ लाइट रे पेनिट्रेट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, while if light ray penetrate from denser to rarer, it deviate away from normal, and that bending phenomena could be related by this expression. वहां पर हमने सीधा सीधा यह लिख दिया था। आखिर हमने यह लिख कैसे दिया? किस तरह से इस बात को न्यूटन ने प्रूव करा था? किस तरह से इस बात को हाइजन ने अपनी वेव थ्योरी में प्रूव करा था? मैं इस बात को समझाना चाहता हूं। वाई दैट स्नेल्स लॉ, इसे हमने स्नेल्स लॉ कहा था। वाई दिस लॉ? हाउ डू वी अराइज विथ दिस एक्सप्रेशन? ये कहां से आए? मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूं। देखिए, बड़े ध्यान से इस डेरिवेशन को समझिएगा, जस्ट बिकॉज की ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में करने के लिए आ सकता है। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। मीडियम 1 having refractive index of mu1 and medium 2 having refractive index of mu2, and we have got a boundary separating the two medium, a plane boundary. Now, I'll draw a plane parallel wave front. मैं प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट ड्रॉ करूंगा। दिस इज अ लाइट बीम। For which we have got plane parallel wavefront. Now what do you mean by plane parallel wavefront? The wavefront are plane parallel to each other. For this light ray, wavefront are plane parallel to each other. इसका मतलब क्या है? इस तरह से
This is a wavefront. This is a wavefront. This is another wavefront. This is another wavefront. These are wavefronts. And all these wavefronts are plane parallel to each other. ये सारे जो wavefront है, they are plane parallel to each other. This. They does not intersect each other. They are parallel to each other and they are perpendicular to the light wave. Light wave के perpendicular. अब हम क्या करते हैं, यह दोनों लाइट वेव इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर टकराती है और इन दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन में कह देता हूं कुछ L. Now, I drop a perpendicular from this point to this ray. मैं इस पॉइंट से इस रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू पॉइंट? इन दोनों पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है? यह दोनों पॉइंट सेम फेज में, दे वुड लाई ऑन द सेम वेव फ्रंट. अब let me draw the normal and let me identify the angle of incidence. मुझे नॉर्मल बना लेना चाहिए और मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए. यह नॉर्मल है और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. यह नॉर्मल है और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. अब जब यह लाइट रे इस मीडियम से टकराई, तब तक यह लाइट रे काफी दूर थी और यह लाइट रे इस मीडियम के अंदर टकराए तब तक इसको कुछ समय लग जाएगा. देयर वुड बी सम टाइम इलैप्स्ड. एंड व्हाट इज द टाइम इलैप्स्ड? मैं कहता हूं उस टाइम को निकालने के लिए सबसे पहले मैं यह बात भी लिख दूं कि मीडियम 1 में वेलोसिटी v1 है लाइट की, मीडियम 2 में लाइट की वेलोसिटी v2 है और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी के टर्म्स में ऑलरेडी रिलेट कर रखा है. μ1 अपॉन μ2 इज v2 अपॉन v1 और λ2 अपॉन λ1. यह रिलेशनशिप हमने पहले ही लिख रखा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसेप्चुअलाइज ही हमने इस तरह से करा है. अब यह दोनों लाइट रे इस पॉइंट तक तो एक ही समय में पहुंच गई. इसके बाद यह लाइट रे मीडियम 1 में ही कुछ समय तक ट्रेवल करी. मीडियम 1 में ही वो कितने समय तक ट्रेवल करी? दैट टाइम इज दिस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इस डिस्टेंस को समझने के लिए मैं यह जो एंगल आई है इधर से कहता हूं यह एंगल भी आई होगा और यह जो लेंथ होगा दिस वुड बी L sin I. L
साइन आई अपॉन V1। या क्यों मैं साइन आई लिखूं? मैं आई नहीं लिखता हूं, लेट मी मेक इट वेरी मच जनरलाइज्ड। मैं एंगल आई लिखने के बजाय θ1 लिखता हूं। θ1 इज एंगल इन मीडियम 1। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह मैं तो θ1 लिख रहा हूं, तो यह एंगल θ1 होगा, और साइन आई की जगह मैं साइन θ1 लिखता हूं। इतने टाइम के लिए यह लाइट रे इस मीडियम में ट्रेवल करेगी। इतने समय के लिए जब तक यह लाइट रे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तब तक तो ये लाइट रे मीडियम 2 के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और मीडियम 2 के अंदर ट्रेवल करने लगेगी, और मीडियम 2 के अंदर ये वेलोसिटी v2 से ट्रेवल करने लगेगी। ड्यूरिंग द सेम टाइम in the same time duration, another ray would travel length L, some different length, उसको मैं निकाल लेता हूं, velocity v2, distance traveled by another ray would be equal to this time L sin θ1 upon v1 into velocity v2. This is that distance traveled. अब मैं कहता हूं जब तक यह लाइट रे इस पॉइंट तक पहुंची, तब तक यह लाइट रे इस मीडियम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। मैं क्या करता हूं, इस डिस्टेंस को x कह देता हूं और इस x का रेडियस रखकर इधर एक आर्क बनाता हूं। This is the arc drawn keeping radius equal to x. This is the arc drawn keeping radius equal to x. यह वह आर्क बना है। Now what I mean to say is, जब तक यह लाइट रे इधर से इधर तक पहुंची है, तब तक यह लाइट रे इस आर्क के किसी पॉइंट तक पहुंचेगी। वो इससे ज्यादा आगे भी ट्रैवल नहीं कर सकती, वो इससे आगे भी ट्रैवल नहीं कर सकती, और वो इससे कम भी ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इतना ही समय दिया गया है। इतने समय में जब यह लाइट यहां से यहां तक आई है, उतने ही समय में यह लाइट सिंस इट्स ट्रैवलिंग इन मीडियम 2, इसलिए उतने ही समय में यह v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए इतनी डिस्टेंस x ही ट्रैवल करेगी। x से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती, x से कम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती। तो x रेडियस का आर्क हमने इधर ड्रॉ कर दिया, और अब हमने कहा कि यह लाइट इस आर्क के किसी पॉइंट तक पहुंचेगी। किस पॉइंट तक पहुंचेगी, इसे समझने के लिए हम कहते हैं, since this is a plane parallel wavefront,
तो मीडियम के अंदर एंटर करने के बाद भी वो वेव फ्रंट तो बना रहेगा, प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट तो बना रहेगा। इसलिए मैं इस पॉइंट से इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। और मैं कहता हूं कि यह जो टेंजेंट है आर्क पर, ये जहां मीट कर रहा है, यह लाइट इस पॉइंट तक पहुंचेगी और आगे ऐसे ट्रेवल करेगी। लाइट रे का इस मीडियम में वेलोसिटी v1 था, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 था। इन दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस आ जाने से इस तरह से लाइट रे इस पॉइंट तक पहुंच पाई। अब यह यदि एंगल θ2 है, यह एंगल यदि θ2 है, then one can always conclude that this x length, ये जो x length है, यहां से यहां तक यह जो x length है, if this angle is θ2, then this angle would be also θ2, यह एंगल भी θ2 होगा। And this x length would be L sin θ2. This x length would be L sin θ2. स्नेल्स लॉ प्रूव हो चुका है। फ्रॉम हियर L से L कैंसल्ड, sin θ1 into V2 by V1 is equal to sin θ2, और sin θ1 upon sin θ2 is equal to V2 upon V1, but V2 upon V1 is sin θ1 upon sin θ2 is equal to V1 upon V2, and V1 upon V2 is mu2 by mu1, and this is स्नेल्स लॉ जो हमने लिखा था, यही वह स्नेल्स लॉ है। मैं एक और बार समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए आता है, और यह बात प्रूव करने के लिए आती है कि लाइट रे का बेंडिंग होता है, ये तो हम सब जानते हैं। डेंसर से रेयरर में जाते समय लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, और रेयरर से डेंसर में जाते समय लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, ये हम सब जानते हैं। और इस बेंडिंग फिनोमेना के लिए हमने स्नेल्स लॉ लिख भी रखा है, और वो स्नेल्स लॉ कैसे लिखा है, sin θ1 अपॉन sin θ2 इज mu2 by mu1। मगर आखिर यह लॉ आया कैसे, आखिर यह लॉ आया कहां से? इस बात को न्यूटन ने भी अपनी बुक ऑप्टिक्स में प्रूव करा था, इस बात को हाइजन ने भी अपनी बुक ट्रीटीज विद लाइट में प्रूव करा था। उन दोनों ने ही इस बात को अपनी बुक में कैसे प्रूव करा था, कैसे एक्सप्लेन करा था, वह एक्सप्लेनेशन कई बार पूछते हैं। मैं फिर उस एक्सप्लेनेशन का लॉजिक समझाता हूं। द लॉजिक इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट रे चेंज व्हेन द मीडियम चेंज। मीडियम के बदल जाने से लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है, इसलिए लाइट रे का बेंडिंग होता है। कैसे होता है? यह मीडियम 1 जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और इस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी v1। दिस अनदर मीडियम, मीडियम 2, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2। The boundary separating the two medium. μ1 v1,
μ2 और v2 इन्हें हमने पहले ही रिलेट कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हमने पहले ही लिख रखी है, μ1 अपॉन μ2 इज v2 बाई v1 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1, ये हमने पहले ही लिख रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन ही हमने c बाई v ऐसे करा। अब मैंने दो लाइट रे ली और यह दोनों लाइट रे इस तरह से ट्रेवल करते हुए मीडियम 1 में ट्रेवल करते हुए मीडियम 2 को हिट कर दिया। मैंने कहा यहां से यहां तक लाइट रे सेम टाइम में आगे बढ़ रही है और वो जब तक यहां से यहां तक पहुंची और यह लाइट रे मीडियम 2 को टकराई तब तक यह लाइट रे यहां तक पहुंची, यहां से यहां तक दोनों लाइट रे एक साथ साथ ट्रेवल कर रही है। यहां तक आते आते लाइट रे में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, दोनों साथ साथ में ट्रेवल कर रही, साथ साथ में चल रही। इसके बाद में डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद में क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस यह आ रहा है कि यह लाइट रे तो मीडियम 1 में ही ट्रेवल करती रही, मगर यह लाइट रे इसी समय वह मीडियम 2 में ट्रेवल करने लगी। मीडियम 1 में यह लाइट रे किसी और वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, इसी दौरान मीडियम 2 में यह लाइट रे किसी और वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है इसी टाइम ड्यूरेशन में, और उन दोनों में डिस्टेंस में डिफरेंस आ जा रहा है, इसलिए वो लाइट रे का बेंडिंग हो रहा है। कैसे डिफरेंस आ रहा है भाई? सबसे पहले तो मैं इसको L बोल दूं, इसे यदि L बोल दिया तो यह एंगल θ1, तो ये 90 माइनस θ1, तो ये एंगल θ1, तो यह लेंथ हो जाएगी L sin θ1 फ्रॉम हियर टू। तो इस लेंथ को ट्रेवल करने में इस लाइट रे को कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दिस इज द टाइम टेकन बाय दिस लाइट रे टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। इतने ही समय में यह वाली लाइट रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इन द सेम टाइम ड्यूरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनदर रे would be that time duration into the velocity of another ray. यह लाइट रे since it's traveling in medium 2 तो ये v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। यह v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए इतने ही टाइम के दौरान कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब यदि यह x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो ये कहां तक पहुंच जाएगी, इस बात को समझने के लिए हमने क्या करा, इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए x लेंथ का, x रेडियस का एक आर्क बना लिया। हमने कहा इस पॉइंट से लाइट इस आर्क के किसी पॉइंट तक पहुंचेगी, या तो इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट, कहीं इस पॉइंट। हमने कहा भाई दोनों लाइट रे को साथ साथ में चल रहा है और एक वेव फ्रंट दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा, तो इधर से हमने इस आर्क पर एक टेंजेंट बना दिया। वह टेंजेंट आर्क पर इस पॉइंट पर मिला, हमने कहा इधर से इधर इस डायरेक्शन में चलेगी, इस पॉइंट तक पहुंचेगी, तो वेव फ्रंट भी बना हुआ रहेगा जो कि अब इस तरह से होगा। अब यह जो लाइट रे है अब इस नॉर्मल के साथ θ2 एंगल बना रही है, तो यह लेंथ, ये जो आर्क की लेंथ हम θ2 के टर्म्स में लिख सकते हैं कैसे? इफ दिस θ2 तो ये एंगल θ2 हो जाएगा। तो यह जो आर्क लेंथ है ये L sin θ2 दिखने लगेगा। जो आर्क लेंथ है इसको हमने L sin θ2 लिख दिया। L से L कैंसल्ड, sin θ1 अपॉन sin θ2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। V1 अपॉन V2 को इधर से हमने μ2 बाय μ1 लिख दिया और हमें स्नेल्स लॉ दिखने लगा। अब यह बात समझने के बाद मैं कुछ कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बताता हूं। आप देखिए इधर जो वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट का बेंडिंग हो गया। बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑल्सो मीन्स बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट। यह वेव फ्रंट जो पहले इस तरह से था, वेव फ्रंट का बेंडिंग हो गया। वेव फ्रंट जो ऐसे था वो हल्का सा ऐसे बेंड हो गया, ऐसा वेव फ्रंट था वो ऐसा बेंड हो गया।
राइट रे का बेंड हो जाना मतलब वेव फ्रंट का बेंड हो जाना। अब एक बात देखिए, यह एक कॉन्वेक्स लेंस, a coherent light beam is incidented. कोहेरेंट लाइट बीम इंसिडेंट होती है इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद। यह लाइट बीम ऐसे ट्रेवल करने लगती है। अब जरा देखिए, यदि यह कोहेरेंट लाइट बीम है तो इसके वेव फ्रंट पर क्या किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरह से थे। दिस आर द इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन पैरेलल। अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे है? दिस आर द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। These are the refracted wavefront. यदि कोई लेंस इस तरह की है and these are the incident rays, और यहां रिफ्रैक्टेड रेस होंगी। अब इन रिफ्रैक्टेड रेस के लिए, इंसिडेंस रेस के लिए और रिफ्रैक्टेड रेस के लिए यदि हम वेव फ्रंट देखें तो कैसे होंगे? दिस आर द इंसिडेंट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन drawn for coherent source. They are parallel to each other. They never intersect each other, and they are always perpendicular to wave propagation. Refracted beam के वेव फ्रंट कैसे होंगे? This would be the wave front of refracted beam. यह एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर यह इंसिडेंट रे और यह इमर्जेंट रे। इंसिडेंट बीम और इमर्जेंट बीम के वेव फ्रंट कैसे होंगे? यह इंसिडेंट वेव फ्रंट और यह इमर्जेंट वेव फ्रंट। यह एक कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर पर इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट होती है। यह मिरर के द्वारा इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए क्या हो रहा है।
यह इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कि प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट है। और मिरर से टकराने के बाद अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं जरा देखो। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर लाइक दिस। This are the reflected wave front. If we have a mirror like this, इस तरह का मिरर है, इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट रेस इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, वह ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। देन हाउ डू इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लुक लाइक? यह इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इस तरह के। और यह प्लेन मिरर है, इस पर यह इंसिडेंट रेस और इसके लिए यह रिफ्लेक्टेड रेस। दिस आर इंसिडेंट वेव फ्रंट and this are reflected wave front. Wave front are imaginary plane conceptualized for coherent source only. Wave front never intersect each other. Wave front are generally parallel to each other and wave front are perpendicular to wave propagation. अब मेरा एक सवाल है, this is the situation given. Incident wave front or emerging wave front दिया हुआ है। This is incident wave front. We have got a black box and this is emerging wave front. ब्लैक बॉक्स में क्या होगा? What must be there in the black box? इस ब्लैक बॉक्स में क्या रखा रहा होगा, कैसे रखा रहा होगा, इसी समय मुझे बताइए। देखिए, इधर जब मैं ब्लैक बॉक्स कह रहा हूं, ब्लैक बॉक्स से मेरा यह मतलब नहीं है कि वो जो हम फिजिक्स में सीखते हैं कि द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन। ब्लैक बॉक्स है सिंपली मीन टू से देयर कैन बी एनीथिंग इन दिस बॉक्स जो अननोन है, और वो अननोन चीज क्या है? हाँ बताओ। हाँ
देखिए वंस अगेन बोलने का तुम्हारा ऑर्डर गलत रहा। तुमने कहा कॉन्वेक्स लेंस और प्रिज्म, ये ऑर्डर गलत कर दिया। पहले कॉन्वेक्स लेंस है फिर प्रिज्म है, या पहले प्रिज्म है फिर कॉन्वेक्स लेंस है? पहले प्रिज्म है, तो आपको यह बोलना होगा प्रिज्म एंड कॉन्वेक्स लेंस। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, वहां प्लेन मिरर भी हो सकता है, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, यह कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मैं दोनों पॉसिबिलिटी के लिए ड्रॉ करके भी सिचुएशन दिखाता हूं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि इस जगह पर ऐसा प्रिज्म हो, तो लाइट रेस ऐसे आते हुए बेंड हो, और यह जो लाइट रेस बेंड हुई है यह फिर इस लेंस के द्वारा कन्वर्ज हो और वह इस पॉइंट पर इस तरह से कन्वर्जिंग हो जाए। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। और यह जो लाइट रे का बेंडिंग फिनोमेना है, ये केवल प्रिज्म से ही नहीं, इसको हम मिरर से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कि यह जो लाइट रे आ रही है यह इधर किसी इस तरह से रखे हुए मिरर से टकरा जाए और इन लाइट रे का इस तरह से बेंडिंग हो जाए। यह भी लाइट रे इस तरह से बेंड हो जाती है और बेंड होने के बाद में फिर यदि इधर इसी तरह से लेंस रख दी जाए तो यह ऐसे कन्वर्ज होती जाती है। वंस अगेन यह वेव फ्रंट इस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कंसेप्चुअलाइज वेव फ्रंट। जेई में 2 साल पहले एक सवाल दिया था, उसमें वाकई में उन्होंने वेव फ्रंट ड्रॉ करे थे। उन्होंने वेव फ्रंट टर्म नहीं लिखी थी, सिर्फ वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिए थे और फिर आगे प्रॉब्लम फ्रेम कर दिया। लॉट ऑफ पीपल वेर कंफ्यूज लुकिंग एट दैट डायग्राम कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे मीन बाय दिस डायग्राम, और उन्होंने वेव फ्रंट ड्रॉ करके उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करा था। एंड that's all regarding this part of interference phenomena। अब हम हमारे इस लेक्चर को परसों कंटिन्यू करेंगे।